अब देखो डीबीपी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 23 जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट करके इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फिट किए हैं, जिसमें आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो जितना भी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है एंड जो आपके डीपीपी नारायणा के बुकलेट में है वो मिक्स करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है, तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के लगाना है ना। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सेलरेशन से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है एंड इनके बेसिस पे कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई गेस सभी को स्क्रीन का फॉन्ट सही दिख रहा है ना, विजिबल है। ठीक है, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करो। रीड करके बताओ एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूले होते हैं, पहले तो बताओ कितने फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, बेसिक फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डीवी बाई डी टी। है ना, डीवी बाई डी टी। अब कल मैंने एक और फार्मूला आपको बताया एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, कितना होता है, सर dv by dx into v। वी डीवी बाई डी एक्स, यही बताया था। अब इन दो फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज होगा ये क्वेश्चन पढ़ने को पता चलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है। गिवन डेटा बताइए, द पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजेज 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। इसका मतलब कोई मुझे समझा सकता है कि किसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, अब बताओ वेलोसिटी का इंक्रीमेंट पर सेकेंड हो रहा है कि पर मीटर हो रहा है, बताओ। पर मीटर। तो ये डीवी बाई डी एक्स दिया है कि नहीं, राइट। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन डीवी बाई डी एक्स इज गिवन बाय 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, है ना। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड आप कर लेना। फिर कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। Now you can easily calculate the acceleration. Now what is the acceleration? Now what is the acceleration? The acceleration के लिए velocity कितना दिया हुआ है 20 and dv by dx कितना दिया हुआ है 5 and the final answer is 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी मेंस में फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो आपका ऐसा विंडो होता है वहां पे आप 100 लिख करके अपने क्वेश्चन को आप लॉक कर देना है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। ये फार्मूला कल मैंने आपको समझाया, आपने याद ही नहीं किया। रोज आपको नोट्स आपको रिवाइज करना है एवरी डे। कैंपेनियन मैंने दे रखा है, एक एक चीज उसमें लिखी हुई है। जो वीडियो में पढ़ा रहा हूँ वो रिकॉर्ड करके भी देख रहा हूँ कि अगर कोई चीज स्किप गई हो गई है तो आप उसको दोबारा से सुन करके समझें, क्योंकि फिजिक्स बहुत कॉन्सेप्चुअल है भाई। ठीक है, चलिए जो फार्मूला मैंने बताया क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आप इसको समझते रहना। आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें अपने नोट्स में आप लिख देना। ठीक है, नोट्स में डीपीपी नंबर 11 आप हेडिंग डाल देना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और जो भी हम सॉल्यूशंस आपको यहाँ दे रहे हैं उसको आप लिख लेना। एंड डीपीपी का प्रिंट आउट करा देना, और प्रिंट आउट करा करके उसके ऊपर भी आप चीज़ों को मार्क करके लिखना, क्योंकि सारी डीपीपी आपको संभाल के रखनी है, लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज करना है। और जो भी इस क्लास से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको कैंपेडियम में जाकर के ऐड ऑन करते रहना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं शिफ्ट हो जाऊं भाई, समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 1/2, राइट। देन एक्सेलरेशन पे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है, राइट। तो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस नाम की चीज मैंने आपको सिखाई ही नहीं। फार्मूले में मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। बट क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो जो भी उसका डिस्टेंस होता है, क्या वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, यस और नो, यस सर। है ना। तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन बोला कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना वो टी के पावर 1/2 के प्रोपोर्शन में है। मतलब ऐसा बोलेंगे, एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 1/2। गॉट इट। अब आपने भी पढ़ा है फिजिक्स में, जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो प्रोपोर्शन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है कि नहीं, है ना। यस। तो जब मैं प्रोपोर्शन को हटाऊंगा यू विल गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी के पावर 1/2। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई जो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में दिया गया था। अब इसका हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे एक्सेलरेशन, ताकि आपको पता चले एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। अब मेरे को बताओ कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, पोजीशन दिया हुआ है। अगर हम पहली बार इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आपको वेलोसिटी पता चलेगी कि नहीं। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, Yes, sir. वेलोसिटी Sir, इज change डी displacement. एक्स dx बाई डी by टी। dt,
एंड जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नाउ यू विल सी तो कांस्टेंट है, जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है। फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई 2-3 बच्चे हैं उनको नहीं आता फार्मूला, तो एक बार फार्मूला आपको सिखा दे रहा हूँ। अगर x की पावर n है उसका आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो उसका फार्मूला होता है n बाहर आ जाता है और x की पावर n-1, ऐसा फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू बेटा 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा, फिर t की पावर 1/2 n-1 इस तरीके से हम लिख देंगे। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन dx by dt एंड दैट इज t टू द पावर 1/2 n-1, राइट। अब इसको वापस से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, c/2 t की पावर -1/2 मिलेगा कि नहीं, ऐसा और ना। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी पता चल गई। तो अब जब वेलोसिटी पता चली गई है तो क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि नहीं। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, नाउ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द dv/dt, राइट। अब वापस से इसको डिफरेंशिएट करना है भाई, तो c/2 तो एज इट इज रहेगा, बट t की पावर जो -1/2 है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखिए -1/2 बाहर आ गया और t की पावर -1/2 में -1 और आपने ऐड कर दिया, तो आपको अब एक्सेलरेशन क्या मिलेगा। नाउ द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द, एक्सेलरेशन प्लस में आएगा कि बेटा माइनस में आएगा, नाउ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -c/4 एंड t की पावर -1/2 एंड -1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई टी की पावर 3/2। यस और नो, इतनी मैथमेटिक्स समझ में आ रही है कि नहीं भाई। Yes, sir. अब क्वेश्चन में पूछा गया कि रिटार्डेशन भी दिया गया है और एक्सेलरेशन भी दिया गया है। अब बताइए, ये माइनस साइन है, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। Retardation. तो क्या, तो किसको मैं हटा दूंगा, तो ये पहला भी गया और दूसरा भी गया, है ना। अब सी डी में से एक चूज करना है। सर तो बी अब और सी दोनों नहीं होंगे? हाँ, ए और बी दोनों को मैंने हटा दिया क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन की बात ही नहीं हो रही, डिक्रीजिंग की बात हो रही है ना। सॉरी माइनस आ गया तो हम रिटार्डेशन की बात करेंगे, राइट। क्योंकि सिंगल चॉइस है, एक चॉइस आपको, अभी मैं सब कुछ समझाता हूँ, जस्ट वेट करो, है ना, थोड़ा मेरे सुन लो। अब इस माइनस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ और इन चीजों पे आप ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। अब देखो टी की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ने लग जाएगी कि नहीं, तो ए की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी बताइए, कम होगी। कम हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भाई जो रिटार्डेशन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, क्या बोलोगे भाई, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, यस और नो। ठीक है, तो आपका जो आंसर जो करेक्ट आएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। बट एक चीज और मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर मान लो ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है तो नेगेटिव में ही तो कम होगी, है ना। जैसे मान लो ए की वैल्यू शुरू में आ गई -30, फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20, फिर बताइए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। तो देखो, है तो माइनस में बट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो इसका इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो रिटार्डेशन कर रहा है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है वो बता रहा है कि रिटार्डेशन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, यस और नो। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐसा बता दिया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एक काम करिए, आप मुझे ये मत बताओ कि रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सिंपल सिंपल मुझे बता दो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन विद साइन बात होती है कि विदाउट साइन होती है, बताइए। विद साइन, विद साइन। विद साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कौन बड़ा है भाई, -30 बड़ा है कि -20 बड़ा है, -20। -20 बड़ा है। फिर -10 बड़ा है कि -20 बड़ा है, -10। -10। तो आप मेरे को बताओ कि जब ए की वैल्यू चेंज हो रही है नेगेटिव में, राइट, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, बताओ। इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग, राइट। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन विद द साइन देन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। बट अगर मैं एक स्पेशली रिटार्डेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो रिटार्डेशन की जो वैल्यू आनी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। तो आपका ए और डी डी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, तो आपको मतलब कुछ बच्चे उनको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे लॉस भी हो रहा है, और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। एक आदमी ऐसा आया जिसको अभी लॉस था 40 रुपए का, फिर मैंने लॉस कितना बोला, 30 रुपए का, फिर मैंने लॉस कितना बोला, 20 रुपीज़ का, फिर मैंने लॉस बोला 10 रुपीज़ का।
अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 कि उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई। ऑप्शन नंबर 2, उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो डिक्रीज कर गई। ऑप्शन नंबर 3, उसका जो लॉस है वो बढ़ गया। ऑप्शन नंबर 4, उसका जो लॉस है वो कम हो गया। तो अब मेरे को बताओ, एक आदमी था पहले -40 था, फिर -30 था, फिर -20 था, फिर -10 था। अब बताइए टाइम के साथ साथ उसके साथ क्या हो रहा है, उसका लॉस बढ़ने लग जा रहा है या कम होने लग जा रहा है, बताइए। कम। कम होने लग जाए, वेरी गुड। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्ट लाइक ये वाला क्वेश्चन में, है ना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपने ध्यान से देखा, मैंने एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिया कि भाई ये पहले -30 है, -20 है, -10, क्योंकि टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड कम होगा, तो इसलिए मैंने -30, -20, -10 कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। तो पहले ही झटके में सभी लोग आंसर दे देंगे डिक्रीजिंग इन रिटार्डेशन, जैसा कि इसमें मैंने आपको समझाया, करेक्ट। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताओ कि इसकी जो नेट वर्थ है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, बताइए नेट वर्थ क्या हो रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है, राइट। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन मींस ओवरऑल वैल्यू विद साइन आपको बताना है, तो बोलोगे इंक्रीजिंग है। अगर आपसे पूछे कि नहीं जो रिटार्डेशन है उसके अंदर कैसा वेरिएशन हो रहा है, तो आप बोलोगे रिटार्डेशन कम हो रहा है। इज इट क्लियर। तो अगर आपके लॉस कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आप अमीर होना शुरू हो गए हो ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि आईआईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इज इट क्लियर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके आईआईटी में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 आपके मॉड्यूल में है, जो आपके आईआईटी एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक एक चीज पे आपको फोकस करना है, राइट। चलिए, अब हाँ जी, कोई डाउट है पूछिए। सर मतलब इधर साइन का कोई काम ही नहीं था। साइन का काम इसके लिए काम नहीं होगा, है ना, यूं इसके लिए। तो अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग पे एक डेटा रख लिया करो, -40, -30, -20, -10, है ना। फिर मैंने करेक्ट आंसर आपको टिक कर दिया कि नहीं। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट डेटा आपको कभी गलत नहीं करेगा। डेटा बता रहा है कि भाई ओवरऑल वैल्यू कम बढ़ रही है, बट अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर जब रिटार्डेशन पहले ही लिख दिया तो समझ जाओ नेगेटिव अब कंसीडर नहीं करना है ना। रिटार्डेशन मीन्स साइन कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि रिटार्डेशन मीन्स ही होता है साइन, राइट। ठीक है। अब अगर जब एक्सेलरेशन लिख दिया तो एक्सेलरेशन मतलब साइन कंसीडर होगा, समझ रहे हो। एक्सेलरेशन में साइन होगा कि नहीं, यस। रिटार्डेशन में साइन कंसीडर होगा कि नहीं, नो। इसके अंदर कोई भी साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। ठीक है भाई। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे लोग को, सर टर्न। डन। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बट बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसके कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से पकड़ने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन नंबर 1, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैविंग द अपोजिट साइन देन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कार है आपके पास। अब कार का जो मोशन है वो इधर की ओर हो रहा है, दैट इज वी। याद रखना, हमेशा जो मोशन जिस रास्ते में कार जा रहा है उसका डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन बताता है फोर्स किधर लग रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, बताइए। अपोजिट। अपोजिट, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मींस फोर्स, एक्सेलरेशन मींस फोर्स। तो बताओ फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। अपोजिट। अब जब फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा अपोजिट। है, बॉडी स्लो डाउन होगी फास्ट हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इज इट क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वो चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। फिजिक्स में आप देखो कोई फार्मूला एज इट इज नहीं लग रहा है, तो जो बच्चे 9th 10th के माइंडसेट से आए कि नहीं सर एक फार्मूला बता देंगे बाकी क्वेश्चन कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना ब्रेन डेवलप करना ही पड़ेगा। अब ब्रेन डेवलपमेंट तभी होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस में आपको ऑर्गेनाइज वे में डीपीपी दे रहा हूँ, जितनी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप एटलीस्ट उतने करते जाओ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 2, इफ द पोजिशन एंड वेलोसिटी हैव द अपोजिट साइन देन द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, है ना। अ, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, राइट। और इसमें एक पॉइंट आ गया दिस वन, इसको बोला ओरिजिन 0। इधर जो भी साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बताइए। इस पॉजिटिव। साइड, है ना। इधर जो कुछ भी आएगा डेट इज पॉजिटिव, एंड इधर जो कुछ भी आएगा डेट इज नेगेटिव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पोजीशन एंड वेलोसिटी आर द अपोजिट साइन। आप मेरे को बताओ पोजीशन को प्लस लूं या माइनस लूं।
प्लस ले लो। प्लस लो, तो मैंने पोजीशन को दे दिया प्लस। अगर मैंने पोजीशन को प्लस दे दिया, अब वेलोसिटी तो अपोजिट होगा ना। बताओ कार किधर आएगी? प्लस एक्स की ओर जाएगी, माइनस एक्स की ओर आएगी? माइनस एक्स। माइनस एक्स, राइट। क्योंकि पोजीशन ही आपने प्लस दे दिया। अब चलो दूसरा वाला ऑप्शन पिक करो। अब बताओ पोजीशन को प्लस लो कि माइनस लो? माइनस। माइन अब देखो अगर पोजीशन माइनस हो गया तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? प्लस। किधर प्लस की? इधर। टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि गलत है, बताइए? सही है सर। सही है। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है कि आपका दिमाग काम करना चाहिए। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उसको फ्रेम करना पड़ेगा आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 को आप सोचिए। 3 का आंसर आप मुझे बताओ। इफ वेलोसिटी इज जीरो एट दैट इंस्टेंट, देन द एक्सेलरेशन शुड बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। मीन्स ये कह रहा है कि इफ वेलोसिटी इज जीरो, तो क्या एक्सेलरेशन भी वहां पे जीरो हो जाएगा क्या? आप बताओ। अपना अपना ओपिनियन रखो भाई, सोचो जरा। ये तुम डेली लाइफ में हमेशा देखते हो, बहुत बार तुमने देखा भी है। बट देखता हूँ अभी सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होता है क्या? सर जरूरी नहीं है। और कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। फिर गुरशरण मैम भी आपको कई क्वेश्चन अभी तुम कर चुके हैं सीबीएसई में इसके ऊपर। मोशन अंडर ग्रेविटी, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ। Sir, ball thrown upwards. हाँ, जब बॉल को तुम ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो बॉल ऐसे जाता है कि नहीं? हाईएस्ट पॉइंट पे बताइए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। जीरो। बट Zero. एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो? Yes. यस सर। तो वेलोसिटी डजंट मीन एक्सेलरेशन जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो मान लो टॉप पॉइंट पे जीरो था, उसके जस्ट नीचे तो जीरो नहीं था ना, वेलोसिटी टेक्निकली चेंज तो हुआ ना। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसलिए सी ऑप्शन सही है या फिर गलत है? गलत ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज इफ द वेलोसिटी इज जीरो, if velocity is zero for a time interval, then the acceleration is zero, right, at any instant within the time interval। ये मैंने एक्स्ट्रा इसको ऐड ऑन कर दिया, इसको आप हटा देना है ना, वो काम का नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है यहाँ से, इसको कट कर देना। यस, हाँ। अब फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अ वेलोसिटी इज जीरो फॉर द टाइम इंटरवल, देन द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम। देखो इस ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बोला है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ऐसा कार है ना, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक जर्नी खत्म हुई। मतलब जर्नी नहीं, टाइम की बात कर रहा हूँ, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें बात हो रही हैं। तो अगर मान लो, रुक जाओ ऐसे कहता हूँ मैं इसको, वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब कार अपनी जगह से हिल रहा है या फिर वहीं पे है? बताइए। इसने बोला इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर द टाइम इंटरवल, है ना, तो क्या कार वहीं पे खड़ी रहेगी कि मूव करेगी? वहीं पे खड़ी रहेगी। वहीं पे रहेगी सर। तो मान लो शुरू में 10 बज रहे हैं और बाद में 10 बज के 30 मिनट हो गए, 30 मिनट तक कार वहीं पे रही, तो क्या वेलोसिटी जीरो हुआ? यस और नो? यस यस। सर। क्या चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है क्या? यस। यस है ना। सर। जब बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया था तो वेलोसिटी जीरो हो गई थी, बट इसके पहले और बाद में भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी इसके पास। बट इस कार के साथ ऐसा नहीं है। कार्स को आधे घंटे के लिए फ्रीज कर दिया गया है भाई, यहाँ से हिलना नहीं है। अगर आधे घंटे तक कार अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो आधे घंटे के बीच में चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगी कि नहीं? यस और नो? यस सर। आधे घंटे के बीच में कभी भी आप आके देखो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आएगा? जीरो। If that interval change in velocity is zero, it means we can say that acceleration during that interval is always equal to zero। किसी भी टाइम पे आ जाओ, 10 बज के 1 मिनट पे आ जाओ, 10 बज के 2 मिनट पे आ जाओ, 10 बज के 10 मिनट पे आ जाओ, 10 बज के 25 मिनट पे आ जाओ, किसी भी इंटरवल पे आओगे तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपस में काफी कनेक्ट करते हैं। इस केस में वेलोसिटी हमेशा जीरो नहीं था, बस एक पॉइंट पे जीरो था। बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या दो पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में आधे घंटे के लिए जीरो है कि नहीं? यस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए कहीं पे रुका है, इसका मतलब उस टाइम पे किसी भी ड्यूरेशन में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? बताइए। सही है। सही है। तो बात को समझ पा रहे हो कितना मतलब ऑर्गेनिक वे में समझा रहा है कि अगर मान लो सिंपल सी बात है कि तुम्हारी साइकिल है, साइकिल आधे घंटे के लिए तुमने साइकिल स्टैंड में खड़ा कर दिया, तो अब बताओ उस ड्यूरेशन में जब तक साइकिल स्टैंड में आपकी गाड़ी है तब तक उसका कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं। कोई फोर्स लगेगा नहीं, तभी तो वहां पे खड़ा था, है कि नहीं? समझ में आ गया?
तो सारे क्वेश्चन को बड़ी इजी वे में आपको समझना है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, इसमें कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट जो मैंने बोला, जो मैंने समझाया, अपने वर्डिंग में आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ABCD करके, जो भी चीज़ अभी तक मैंने आपको समझाई, जो भी डायग्राम बनाया, अगर आपको लगता है कि बनाने की जरूरत है तो आप उसको बना दीजिए। और इसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन नंबर 3 में से आप इसको पिक करके कंपेंडियम में इसको ऐड ऑन कर सकते हो। कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल में मिलेंगे, DPP मिलेंगे, उसको कंपेंडियम में आपको ऐड करना है, ताकि वो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बाद में आपको काम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बॉडी इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर एंड देन टर्न टू द नॉर्थ, राइट? द टोटल टाइम इज द 6, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, राइट? आप मेरे को बताओ एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाऊं मैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बताइए बच्चों? A is equals to dv by dt लगे। बेटा फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v is equals to V u plus equals to v is equals to u plus at. So we can write the first equation of motion in terms of the vector, right? So we can write like है ना, जैसे आपके पास जैसे रोड मैप है ना, ये हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आप पहले ईस्ट की ओर जा रहे हो, फिर अचानक से वेस्ट की ओर चले गए, तो क्या सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा रहे हो कि 2 डायमेंशन में जा रहे हो? 2 डायमेंशन। और जब 2 डायमेंशन की बात होती है तो आपको क्या करना होता है, वेक्टर वाले फॉर्मूले यूज करने होते हैं। तो आप मेरे को बताओ, द बॉडी इनिशियली मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तो बताओ यू की जगह मैं क्या रखूंगा, आई कैप या जे कैप? I cap. and then north with the same velocity सर आप same बहुत है। ब्रेक हो रही है। सर लैग कर रहे हो सर आप। Now velocity is, then we can say that if you, initially you are moving in direction of east with 3 meter per second, then I can write the initial velocity is 3 I cap. But if you turn in towards the north direction, then the velocity in north 3 direction cap. is equal to 3 j cap. Yes or no? Right? Yes. And now you will have to calculate the acceleration, and that acceleration is a, and time is taken to travel is 6. So you can easily calculate the value of a. Now what is a? A will be equal to the 3 j cap minus 3 I cap Divide by 6. डिवाइड बाई 6। सो ऑर्गेनाइज वे में अगर आप इसको लिखिए तो आप कैसे लिख सकते हो, -1/2 I cap एंड +1/2 j cap, दिस इज योर एक्सेलरेशन, है कि नहीं? Yes. बट आपसे ये पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, ये याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं इसको बार बार यूज करने वाला हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप वेक्टर फॉर्मेट में निकाल दो, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। बन गया सिस्टम? अब तो पहली बात तो मैग्नीट्यूड को ही निकाल देता हूँ। अब मेरे को बताओ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? अंडर रूट ऑफ 1/4 plus 1/4. स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बचेगा? √2/2। अब इसको जब ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/√2। यस और नो? Yes. तो देखिए 1/√2 किस में, इसमें है, और सारे ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट है, बट मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बहुत बार सिखाया हूँ। तो देखो सबसे पहले आई कैप है ना, और -1/2 है, तो देखो आई में आपको कितना जाना है, -1/2। यस और नो? ठीक है, -1/2 आप इधर क्यों आ गए? फिर आप बताओ जे में कितना जाना है आपको, 1/2. +1/2। दिस इज +1/2। नाउ यू कैन इजिली calculate the direction of acceleration, right? So initially the initial point is at origin, है ना? initial point कहाँ पे, यहाँ पे, this is your initial point। ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो अगर आप इनिशियल से फाइनल आप वेक्टर प्लॉट करते हो तो ऐसा वेक्टर बनेगा कि नहीं, यस और नो? Yes. और डायरेक्शन के हिसाब से आप बताइए, मैंने आपको क्या समझाया था, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताइए? Sir. नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, राइट? Yes.
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखो क्या तरीका होता है, देखो ये चीज आपको मैंने कल सिखाया था, इसका यूज करना भी मैंने आपको सिखा दिया कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्मेट आपको कब यूज करना होता है बताइए, जब मोशन कैसा हो, टू डायमेंशनल कैसा हो। अगर टू डायमेंशनल टाइप कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप वेक्टर फॉर्मेट यूज करो। और जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है तो हमेशा यू एंड वी को विद डायरेक्शन आपको लिखना होता है। यू वी इज नॉट स्पीड, स्पीड नहीं है भाई, ये है वेलोसिटी। अगर वन डायमेंशन की बात हो रही है, सब आई कैप में है तो कोई दिक्कत नहीं। बट जब टू डायमेंशन होगा तो कोई आई कैप में होगा, कोई जे कैप में होगा। और वेक्टर को डायरेक्टली ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो माइनस कर सकते हैं। इसलिए यू को मैंने लिखा थ्री आई कैप, वी को मैंने लिखा थ्री जे कैप। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट हमने वेक्टर ही निकाल दिया। जब वेक्टर आ गया तो उस वेक्टर से आप दो चीजें निकाल सकते हो। बताइए वेक्टर से क्या क्या निकल के आता है बताइए। एक निकल के आता है भाई उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो वेक्टर का रूल है ना, सिखा रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पहली बार एक मैं जुगाड़ सिखा रहा हूँ। जो भी वेक्टर होता है उसको आई कैप एंड जे कैप के हिसाब से ब्रेक डाउन करो। पहले आई कैप -1/2 है तो आप -1/2 यहाँ पे आ जाओ। फिर जे में आपको +1/2 लिखना है तो +1/2 आपने यहाँ पे लिख दिया। So what is the direction of a initial to final? So this is the direction of the acceleration. That direction is northwest direction. Is it clear? क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आईआईटी मेंस एग्जाम में आपसे पूछा गया। Is it clear? बताइए क्वेश्चन टफ तो नहीं है। कितना टाइम लगेगा अगर आपको मतलब एक बार प्रैक्टिस किया हो तो सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आईआईटी में इतने इजी आए हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पहली बात तो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, मैं एक फार्मूला सिखा देता हूँ भाई, अच्छे से याद कर दो। इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर कभी भी दिया है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के पावर n, तो इसका जब तुम dy/dx करोगे ना भाई, तो हमेशा आप लिखना nx के पावर n-1। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तामिस बताओ कितना आएगा। 2t के पावर 2-1, राइट। अब यहाँ पे देखो t है, हाँ जी सर। जब t होता है तो t की पावर 1 होता है ना। नो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ t, तो 1 बाहर आ गया और t की पावर 1-1। और t की पावर 1-1 क्या होता है, t की पावर 0। और t की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो सिर्फ यहाँ पे 1 ही बचेगा। और जो कांस्टेंट होता है ना उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है वो चेंज क्यों होगी, वो चेंज होगी ही नहीं। तो ये फार्मूला आप याद रखना। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। तो अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। dr/dt। व्हाट इज वी dr/dt। बट अगर हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम dx/dt कर देंगे, है ना, dr/dt को dx/dt। एंड dx/dt मीन्स डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5t स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10t। t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t के पावर 1, राइट। प्लस, अब सॉरी, -4t। t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया था, 1 आ गया था। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। नाउ यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज 10t। 10t-4। अब बट ये जो वेलोसिटी आई ये आपको कब निकालना है, इंस्टेंटेनियस है ना, तो उसके लिए एक टाइम तो देना पड़ेगा ना। 2 नाउ सेकेंड। जस्ट कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड। नाउ वी 16। कैन easily put the value t is equals to 0, सॉरी 2। नाउ यू विल गेट द वैल्यू, कितना हो जाएगा, 20 - 4 कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, राइट। तो वो कितना इजी क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपसे एवरेज पूछता तो क्या करते, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, क्या होता फार्मूला, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्सपोनेंशियल। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब बताओ एक टाइम देता है कि दो टाइम देता, दो देता, 0 से लेकर 2 के बीच में आप निकालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क रहेगा, ये खुद से ट्राई कर लेना, राइट। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके आईआईटी में है। आईआईटी जब पेपर बनाता है ना किसी साल में, तो अलग अलग सेट होता है, 1 2 3 4 5। तो ये वाला क्वेश्चन पहले सेट में आया, ये वाला क्वेश्चन दूसरे सेट में आया और ये वाला क्वेश्चन तीसरे सेट में आया। तो क्वेश्चन को नॉर्मलाइज करने के लिए एक पेपर में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है वो ट्राई करते हैं कि दूसरे तीसरे में भी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रिपीटेड हो। तुम सोचो एक ही साल में ये तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन एक पेपर में थोड़ी नहीं आएंगे।
जब जेई पेपर आपकी आईआईटी मेंस बनाता है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट में तीनों पेपर में रखने की कोशिश करता है ताकि बच्चों में ज़्यादा डिफरेंशिएशन ना हो, मतलब सेम टाइप का पेपर सबको मिले, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भाई ये लिख तो दिया था ना, आई गेस सेव कर दिया होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके आईआईटी वाईटी में नहीं आया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल of the time t is given by something where abc is constant, and when the particle attain the zero acceleration then what is the velocity। कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन इसका जीरो हो जाएगा उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, एक्स इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपको डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा कि नहीं। व्हाट इज वेलोसिटी, दिस इज डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ए टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे बेटा कितना आएगा, ए। बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आएगा, टू बी टी। एंड सी टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री सी टी स्क्वायर। चलिए भाई आगे वेलोसिटी। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन भी आएगा। देखिए ए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो। टू बी टी का डिफ्रेंसिएशन बेटा कितना आएगा, टू बी। एंड थ्री सी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिक्स कितना सी होगा, टी माइनस सिक्स सी टी। अब क्वेश्चन में इसी को कह दिया है जीरो। अगर इसी को जीरो कह दिया है तो क्या टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, बताओ व्हाट इज टाइम। नाउ टी इज इक्वल टू टू बी डिवाइड बाय द सिक्स सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू बी डिवाइड बाय द थ्री सी, यस और नो। तो जो अभी टी की वैल्यू आई वेलोसिटी के अंदर आपको रखनी है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस टाइम पे आप बताओ क्या होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी मल्टीप्लाइड बाई, अब बताइए टी की जगह क्या रखूंगा, बी डिवाइड बाय द थ्री सी। फिर क्या होगा, माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, थ्री सी टी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, बी स्क्वायर डिवाइड बाय द नाइन सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको जब अगेन मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, नाउ वी इज इक्वल टू ए प्लस, इसको सॉल्व करिए कितना मिलेगा, टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, सी से सी कैंसिल आउट हुआ, थ्री बी स्क्वायर बाई ए सी। माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री सी। इस पूरे सिस्टम को आप सॉल्व करोगे तो फिर क्या मिलेगा, ए प्लस बी स्क्वायर बाई थ्री सी। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आ गया फिर, फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आ सकता है। क्वेश्चन में ऐसा इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसा जगह बताइए जहाँ पे ए जीरो हो जाए तो वहाँ पे वी कितना होगा, है ना। एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो कितनी वेलोसिटी होगी, राइट। तो एक्सेलरेशन जहाँ पे जीरो होगा तो आप एक काम करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग में ही एक्स दिया रहेगा, एक्स से आप वी निकाल देना और वी से आप क्या निकाल देना, ए निकाल देना। तो एक्स वी ए सारे आ गए। फिर क्वेश्चन में ही बोला है कि नहीं ए को ही आप जीरो रख दो, ठीक है। तो ए को आप जीरो रखोगे तो वहां से आप क्या निकालोगे, टाइम निकाल दोगे। अब जैसे टाइम आया तो टाइम को उठा करके यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देना है। और जब इसी को डेटा को पुट करोगे, जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करते हो ना तो आपको अपने ऊपर डाउट आता है कि यार आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर सही रहेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा बट आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, तो 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम लग सकता है। बट अभी आप नए नए हो ना, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर दोगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया और कितना आपका टाइम लगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, राइट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट then we can say that v average is also equal to the u plus v by 2, yes or no, है कि नहीं। यस। Yes, बट इस क्वेश्चन को और तरीके से चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भाई इसने चेंज कर दिया। क्या मिसिंग है बताइए, इसमें क्या नहीं है तो उसके हिसाब से मैं इसमें चेंज कर दूं, बताओ इसमें एक ऐसी चीज बताओ जो इसमें नहीं है। time. टाइम, चलो टाइम नहीं है, टाइम के अलावा और क्या नहीं है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी नहीं है, और क्या नहीं है, मतलब जो चीज इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, दैट इज यू, है ना। तो इसमें यू है क्या,
No, sir. नहीं, No, sir. इसमें देखो दो ही चीज है ना बेटा, एक तो u है, दूसरा v है। v तो इसमें दिया गया है, ऐसी चीज जो इसमें है और इसमें नहीं है। तो इसमें तो ना तो a है ना तो t है, तो at की बात ही नहीं करूंगा। इसमें u है बट u इसमें नहीं है, तो किसको हटाना पड़ेगा मुझे बताओ? u को हटाना पड़ेगा कि नहीं? u को हटाने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। देन व्हाट इज u? u इज इक्वल्स टू v माइनस ए टी। यस और नो? रख दो वैल्यू। बताइए, u की जगह आप क्या लिखोगे? v माइनस ए टी, ब्रैकेट बंद, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? v एन डिवाइड बाई टू। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? ट्वाइस ऑफ v माइनस ए टी डिवाइड बाई टू। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? Options. हम्म, Fourth option. फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, तो अब ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी नहीं पूछेगा, थोड़ा सा तो घुमाएगा। ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा तरीका है। देखो, दूसरा तरीका इससे भी इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इजी तरीका आपको सिखाता हूँ। देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी के आपको जो फॉर्मूले होते हैं, व्हाट इज वी एवरेज, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितना टाइम लगा, राइट? और डिस्प्लेसमेंट के हमने दो फॉर्मूले आपको सिखाए थे। एक सिखाया था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा बताओ क्या सिखाया था? वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। याद है कि भूल गए? Yeah. याद है ना? अब देखो क्वेश्चन में यू की फॉर्म में आंसर आया कि वी की फॉर्म में आया है? यू की फॉर्म में, तो कौन सा चूज करोगे? मतलब वी के फॉर्म में कौन सा चूज, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। रख दीजिए डेटा, कितना होगा? वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एन डिवाइड बाई टी। अब देखो डायरेक्टली आ गया कि नहीं डी ऑप्शन, यस और नो? ठीक है, तो पहला ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई आपके पास जनरल फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, डेट इज यू प्लस वी बाई टू। ठीक है, और इसमें यू को रिमूव कर दो, तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। तो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को इनिशिएट करने का एंड सॉल्व करने का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके जेई में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन में 11। ना व्हाट इज 11? जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप गिवन डेटा लिखें, ताकि आपको पता चले क्या क्या दिया गया है। इसमें बोला है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? एंड चेंज थ्रू 30 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, ओके। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस समथिंग इज लाइक, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्यूरिंग, ओके। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेलोसिटी है उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? अब ध्यान से सोचना, इसने बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज चेंज्ड बाई 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड क्या वेलोसिटी है कि चेंज्ड वेलोसिटी है? ये बताइए आप मुझे, क्या समझ पा रहे हो? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज चेंज्ड थ्रू 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या वेलोसिटी दिया है कि चेंज इन वेलोसिटी दिया है बच्चों, बताओ? चेंज इन वेलोसिटी। एंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? v माइनस यू। v माइनस यू की डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है, डेट इज 30। यस और नो? ये समझ पा रहे हो कि नहीं? Sir, change through. थ्रू मतलब, थ्रू मीन्स मतलब 30 के हिसाब से वो चेंज हुआ है इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। थ्रू मीन्स 30 के हिसाब से चेंज हुआ है, मतलब एक कोई कार थी, राइट? एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले यहाँ पे u था, और बाद में v हो गया, और जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल t है उस ड्यूरेशन में इसके अंदर जो चेंज देखने को मिला ना, वो कितने का मिला? चेंज थ्रू 30 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? If the change in velocity is 30 meter per second and the acceleration is 3, then you can easily calculate the time. कितना समय लगा उसको चेंज करने में? क्या होता है फॉर्मूला बताइए? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यस और नो? नाउ v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। तो अब बताइए, v माइनस यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 3। And टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम इज 10 सेकेंड। तो अगर आपको 10 सेकेंड का टाइम पता चल गया, राइट, और चेंज इन वेलोसिटी दिया गया है, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस ड्यूरेशन में वो आपको निकालना है, राइट? उसको आप कैसे निकालोगे, मतलब कौन से फार्मूले हैं जो आप इसको यूज करके आप निकाल सकते? क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया जो भी मैंने लिखा नहीं, वो इन्फॉर्मेशन क्या है? द एवरेज वेलोसिटी लिखा ना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस ड्यूरेशन में
उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी v एवरेज दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? ठीक है, अब देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V plus U by 2. है ना, v प्लस यू बाई टू, और एक और फार्मूला होता है डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, यस और नो? तो क्या आपको डेल्टा आर निकालना है कि वी यू निकालना है? देखो, आपको जो चाहिए होता है ना वही आपको कैलकुलेट करना है ना। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो, व्हाट इज वी एवरेज, तो वी एवरेज होता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो वी एवरेज कितना दिया हुआ है भाई, 30, और टाइम मैंने कितना निकाल दिया, 10 का निकाल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी की आ गई बताइए, 300 का, 300. 300 आ गया। अगर पूछता है व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, तो अब तुम ये यूज करते u प्लस वी बाई टू, तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाती है कि नहीं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को आप सॉल्व करके आप क्या निकाल लेते, u v की वैल्यू भी निकाल सकते। तो कई सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। पहला क्वेश्चन का हर्डल था व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 30, ये लैंग्वेज बड़ा टफ है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन it is changed through the 30 meter per second, right? Means delta v is 30, means v minus u is 30, and at the same time the average velocity of the body is given by the 30 meter per second, right? Average velocity भी दे दिया 30 meter per second। अब कह रहा है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो मेरे दिमाग में पहले एक चीज हिट किया कि डेल्टा v हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा v दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और टाइम के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी दिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके बेसिस पे हमने टाइम निकाल दिया और टाइम को सीधे जा करके पुट कर दिया जो एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है। समझ रहे हो? तो ये जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला उसको हल्के मत लो भाई, ठीक है? अब तुम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे, तो आप वेल ट्रेन हो जाओगे कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है। यहीं पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया भाई? Yes, sir. ठीक है, तभी तक हमने 10 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं कल कराऊंगा। और उस पे 13 में ये लिखा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, car is starting from rest and accelerate at the rate f through the distance s, and then continue with the constant speed for the time t, and deaccelerate with the rate of the f by 2 and come to the rest. If the total distance is the 5s, then what is the relation between s f t? ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग सेगमेंट था, ठीक है? जहां से चीजें स्टार्ट हुई दैट इज द फर्स्ट सेगमेंट, यहां से चीजें स्टार्ट हुई, इसका नाम हो गया ए से कार इस तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है? तो कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आप बताइए यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी Zero. होगी, जीरो। Zero. एंड Zero. देन कार इज एक्सेलरेटेड एट द रेट एफ, मतलब उसके बाद जो कार का एक्सेलरेशन है, ए की जगह हमने एफ रखा, राइट? और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैपिटल एस डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो मतलब कार यहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, डेट इज कैपिटल एस। फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो गया। सेकंड सेगमेंट में स्टार्ट करता हूँ। सेकंड सेगमेंट पे इसने बोला कि जब कार को आप एक्सेलरेट करते हो ना, तो उसकी वेलोसिटी वही रहती है कि बढ़ती है, बढ़ती है। अब जब वो वेलोसिटी मिल गई बी पॉइंट पे, मतलब बी पॉइंट के पास जो कार के पास वेलोसिटी होगी बी पॉइंट पे, उसको मैंने बोला वीबी, और वीबी कितना है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट वी ए से वीबी इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बट उसके बाद इसने बोला कि उसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कैसे जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी कांस्टेंट स्पीड। अब बताइए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, बताएं? Zero. Zero. तो जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में एक्सेलरेट करना बंद कर गया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो सेम स्पीड से ही जाएगा कि नहीं भाई, सेम स्पीड से जाएगा। ये बी से सी पे पहुंच गया। अब सी पे जैसे ही गाड़ी इसकी पहुंची, तो उस दौरान कितना टाइम इसने लगा दिया, टी टाइम लगा दिया। अब डिस्टेंस नहीं दिया है भाई, क्या दिया है, टी टाइम दे दिया। अब जब टी टाइम इसने लगा दिया, तो जो सी पे वेलोसिटी रहेगी वो वही रहेगी कि चेंज हो जाएगी, बताइए? वीसी किसके बराबर होगा, वीबी के बराबर होगा, क्योंकि आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, कांस्टेंट स्पीड से आगे की ओर जा रहा है। अब जैसे ही सी पे आया, अब उसके बाद अपना जर्नी इसने वापस से चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया इसने भाई, अब बोल रहा है कि नाउ देन डी एक्सेलरेट। डी एक्सेलरेट मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि अब कम होगी, कम होगी। कम। कब तक कम हो जाएगी, फाइनली आकर के रुक जाना चाहिए, और कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, है ना? तो डी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी आनी है वो कितनी हो जाएगी भाई, व्हाट इज वीडी, Zero. Zero. जीरो। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। Retardation.
प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे? माइनस। बाई 2। तो पूरी कहानी समझ में आ गई कि नहीं, है ना? और रिटार्डेशन एंड कम टू द रेस्ट, ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन इसने दे दिया। चलिए भाई, अब हम क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन दिया कि जब तक ये पूरा कांड हुआ, ये ए से डी तक इसकी जो पूरी डिस्टेंस आई वो कितना दिया हुआ है? 15s। दिया है 15s, है ना? तो इसकी वैल्यू पूरी पूरी आ गई 15s, ठीक है? तो 5 और 15 में ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग है। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सोचिए क्या अप्रोच होना चाहिए। पहला तो मुझे ये लग रहा है कि आप S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S3 निकाल लो, और तीनों को जोड़ दो और किसके बराबर कर दो? 15 के बराबर कर दो, यही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो अब मैं एक एक सेगमेंट बाय सेगमेंट जा करके अलग अलग इनके डिस्प्लेसमेंट को निकालता हूँ, ए से बी से सी से डी वाले को। इज इट क्लियर? चलिए, तो अगर अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एस ए बी प्लस एस बी सी प्लस एस सी डी एंड दैट विल बी इक्वल टू द 15s। 15s। ठीक है, मैं एस को बीच में ऐसे काट देता हूँ क्योंकि वो 15 से फिर कंफ्यूजन होता है, राइट? अब देखो, एस ए बी की बात करते हैं। एस ए बी क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको सॉल्व करना है कि नहीं सॉल्व करना है? नहीं सॉल्व करना है। व्हाट इज एस ए बी? एस ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? S। S के इक्वल हो गई। अब देखो, अगर मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है बट वेलोसिटी नहीं पता है, और वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करोगे वहीं से डिस्टेंस आता है ना। इफ मोशन इज द यूनिफॉर्म देन व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यस और नो? अगर आपको वीबी पता चल जाए, वीबी को अगर आप टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीसी की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं? यस सर। तो आपका पहला काम है आप क्या निकालना? वीबी निकालना। वीबी आप कैसे निकालोगे? ए से बी वाले फार्मूले से। कैसे निकालोगे? ए से बी वाले सेगमेंट में। तो हम इनमें एक स्टेप यहाँ पे हम फॉलो करते हैं कि ए बी के लिए अब ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है, और बीच में डिस्टेंस दिया गया है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे वीबी को निकालने के लिए? तीन फार्मूले हैं। v इज टू यू प्लस ए टी, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट? अब मेरे को बताओ, ऐसा फार्मूला जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन गिवन है, तो 1 2 3 में से बेस्ट फार्मूला कौन सा होगा? The third। क्वेश्चन ही कह रहा है कि थर्ड फार्मूला आप लगाइए, लगा दो। तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है वीबी, तो यहाँ पे होगा वीबी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हो 0। जाएगा स्क्वायर, एंड प्लस 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ, F. और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एस, राइट? नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। द वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी √2fs। √2fs। अब जैसे वेलोसिटी आ जाएगी वैसे ही बी से सी का वो पता चल जाएगा कि नहीं कितना डिस्टेंस वो आगे गया, राइट? तो अब इनकी वैल्यू भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है? तो अब एस बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको ध्यान से देखना। ये हो जाएगा दिस इज अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एफ एस into t। into d। अब आता है सी डी। सी डी आप कैसे निकालोगे? अब देखिए, सी डी के लिए बड़ा आसान है भाई। देखिए, जो वेलोसिटी बी की है क्या वही वेलोसिटी सी की होगी कि नहीं? करेक्ट? यस सर। आपको vc पता है और vd आपको 0 दिया है और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो क्या इजीली यहाँ पे आप डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना? पहले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन एंड ये सब दिया था, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी निकाल दिया। अब सेम इक्वेशन आप लगा दो किसमें? बीसी के लिए, है ना? सॉरी, सीडी के लिए। तो अगर आप सीडी के लिए इक्वेशन आप लगाते हो फॉर द सीडी, कितना होगा बताइए? फाइनल वेलोसिटी मीन्स 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वी सी का स्क्वायर, एंड अब ये एक्सेलरेट कर रहा है कि डी एक्सेलरेट कर रहा है? डी ठीक एक्सेलरेट। सही। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ बाई 2 लिखेंगे कि माइनस एफ बाई 2? -f। एंड मल्टीप्लाइड बाई, अब ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई? सी डी। CD। एफ सी डी यहाँ से निकलेगा। अब देखिए, जो वीबी का वैल्यू है वही तो वीसी की भी वैल्यू है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नाउ यू विल गेट 0 इज इक्वल टू वीसी मीन्स हो गया, स्क्वायर कर दो 2, 2fs। 2fs t square। और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 202 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एस सी डी। तो बताइए यहाँ से एफ सी डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सॉरी, एस सी डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सर 2s। नाउ एस सी डी विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एस। हो गया काम, निकल गया ना तीनों? तो यहाँ पे एफ सी डी की वैल्यू कितनी होगी भाई? ट्वाइस ऑफ एस, राइट? इसकी वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ एस। अब सारा डेटा आप यहाँ पे रख दो, तो आप देखिए, यहाँ पे हो गया एस, यहाँ पे हो गया ट्वाइस ऑफ एस, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? ds। ds। और इसको इधर ले आ दो, माइनस, 12s। तो कितना बचेगा? 12s। फिर दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, है ना?
तो इधर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? टू मैं एफ एस टी Two स्क्वायर FS T square. तो ये मिल जाएगा 2fs t स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू द 144 S square. 144 स्क्वायर 144 s स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे नाउ s विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 72. 72 और s कैंसिल आउट हो गया, ft स्क्वायर। ऐसा और तो ये क्वेश्चन है भाई, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। बट जो प्रोसेस मैंने बताया ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी कहानी को मिल रहा है। जैसे स्टोरी राइटर होते हैं ना, तो पूरी स्टोरी लिखी गई है कि पहले ए से बी गया है ना, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, इसमें वेलोसिटी दिया था, इसमें एक्सेलरेशन दिया था। तो पूरा सोचना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार वापस से बताऊं कि पहली बार में ही समझ में आ गया? बताइए, लास्ट वाला Next, स्टेप बता दो। yes, sir. वापस से बता दे रहा हूँ, ध्यान से। ठीक है, सुनिए। इसने बोला कि एक ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना। ट्रिप है ए से बी की ओर, ठीक है। ठीक है, मान लो अमृतसर से दिल्ली की ओर आप जा रहे हो, ठीक है। अमृतसर से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 15s के बराबर है। किसकी इक्वल हो गई? 15s। जब अमृतसर से आपने स्टार्ट किया तो कार की स्टार्टिंग स्पीड 0 थी, और अपने कार के ऊपर आपने एक्सेलरेटर दबाया, डेट इज एफ। और जैसे ही अमृतसर से आप यहाँ से चले, फिर बी पे आगे भटिंडा, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? एस। गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना दबाया था? एफ तक एक्सेलरेशन दबाया। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? वीबी हो गई, जो कि आपको पता नहीं है ना। वीबी को आप निकाल सकते हैं ए बी के बीच में एक इक्वेशन लगा के, डेट इज वीबी स्क्वायर इज मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा फार्मूला अप्लाई करके, राइट। अब सारी वैल्यू आप रख दो, यहाँ पे वीबी आ जाएगी, यहाँ पे यू जीरो आ जाएगा, एक्सेलरेशन एस सब कुछ दिया हुआ है, तो वीबी की वैल्यू पता चल गई। जैसे ही आप भटिंडा पहुंचे तो भटिंडा से चंडीगढ़ के बीच में आपने एक कांस्टेंट स्पीड से गए, मतलब ना तो स्पीड बढ़ाई ना तो कम करी। तो जो वीबी की वैल्यू थी वही वीसी की वैल्यू हो गई, और ये आपने टी सेकंड तक किया। तो जब टी सेकंड तक किया तो वेलोसिटी सेम रही, तो वीसी पे भी क्या हुई? सेम स्पीड आ गई। अब जैसे ही आप चंडीगढ़ पहुंचे तो चंडीगढ़ पे स्पीड आपकी जो वीसी थी वो वीबी के बराबर थी, बस दिल्ली में आपको रुकना था। तो उसके लिए आपने क्या किया? ब्रेक लगाना शुरू किया, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन थोड़ा स्लो किया, देखिए एक्सेलरेट एफ किया था, रिटार्डेड f/2 पे किया। तो थोड़ा दूर जा करके ये रुकेगा, है ना। तो थोड़ा दूर जाके रुका तो हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 0। ऐसी कहानी यहाँ बिल्डअप किया। तो अब मेरे दिमाग में एक तरीका आया कि अगर मैं हर एक का डिस्टेंस निकाल करके ऐड कर दूं, S1 S2 S3, और इसको 15s के बराबर कर दूं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहीं से मेन ट्रिक आ गई। तो S1 तो दे दिया था, एस है ना। एस भी नहीं दिया था, तो एस बी के लिए मैंने वीबी निकाल दिया। और जो वीबी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये देखो, स्पीड जो आई थी, स्पीड को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। बी की स्पीड सी की स्पीड बराबर है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। जब यहाँ पे आप स्लो डाउन करोगे, जैसे ए बी के बीच में इक्वेशन लगाया, वैसे ही सी डी के बीच में इक्वेशन लगा दूंगा। सी डी के बीच में इक्वेशन आप कैसे लिखाओगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट एस किसका हो जाएगा? सी डी का। ए किसका हो जाएगा? -f/2। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। और इनिशियल वेलोसिटी वीबी के बराबर है, सॉरी वीसी के बराबर है, और वीसी की वैल्यू वीबी के बराबर है, जो कि हमने शुरू में ही निकाल दिया था। इसकी वैल्यू कितनी आनी है ना। फिर सारा डेटा आप रख करके जस्ट नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दो, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/72 ft स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत इजी है। 3 सेगमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, डी एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं कैसे? एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट करके 0 कर दिया, यूनिफॉर्म मोशन को हमने गैप कर दिया, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो ग्राफिकल मेथड है। जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब मैं सिखाऊंगा, अभी बस आपको मैथमेटिकल मेथड सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका भी एक फिक्स फार्मूला है, ब्रो अभी नहीं बता रहा, वो बाद में बताऊंगा। पहले आप जो जनरल मेथड है उसके अंदर अप्लाई करके एक एक चीज को आप सॉल्व करके आप देखो। अब आगे समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। इसको आप नोट कर दो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना देना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक एक स्टेप दिमाग में घूमते रहना चाहिए, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तब जाके 2-3 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार नोट कर लेना, फिर मुझे बता देना। और बाकी जो नीट वाले बच्चे सुनते रहें, एक हमारे पास बच्चा था, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, फिर नोट, 1 मिनट। जैसे OMR की ऐसे बबलिंग होती है ना, तो उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। तभी आपने नीट का OMR देखा नहीं है, जब वापस आओगे तो जब नारायणम टेस्ट शुरू हो जाएगा तो आप देखना। तो जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और बना दे रहा हूँ मैं, ऐसा, ठीक है। तो जब नारायणा टेस्ट देता है ना, नारायणा स्टार्ट करता है 0 से, मतलब जो पुराने बच्चों को याद होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। पर जब एनटीए जो ओएमआर देता है वो 1 से स्टार्ट करता है, राइट? तो वो ऐसा लिखेगा, यहाँ पे 1 बना दिया, ऐसे 2 बना दिया, 3 बना दिया, 4 बना दिया, 5 बना दिया, है ना, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, फिर लास्ट में 0 बनाया। अब एक बच्चे का रोल नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मतलब ऐसा, मतलब पहले 1 लिखा था, फिर 0 लिखा था, फिर 2 लिखा था। अब जैसे अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, जैसे एक बॉक्स बना दिया, दूसरा बॉक्स बनाया, तीसरा बॉक्स बनाया, चौथा बॉक्स, ऐसे खूब सारे बॉक्स होते हैं ताकि आपका दिमाग में एक इल्यूजन बन जाता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे भरा 1। अब कई बार होता है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, वो 0 की आपकी प्रैक्टिस बनी हुई है, 2 साल आपने 0 पढ़ा, झटके से जो 1 है वो सेकंड पे आपने बना दिया। या फिर अगर 0 लिखा है तो आपने फर्स्ट पे 0 बबल कर दिया, तो गलत हो गया, क्योंकि एनटीए का 0 लास्ट में होता है। तो चलो उससे वो बच गया। 1 था, 1 को यहाँ पे फिल कर दिया ऐसे करके। फिर दूसरा डिजिट था 0। अब देखो 0 एकदम नीचे है, जब वो ऐसे नीचे आया ना, यहाँ पे नीचे नहीं आया, यहाँ फिल कर दिया, एक गैप कर दिया, है ना। 0 इसको यहाँ फिल करना चाहिए था, बट उसके जगह इसने यहाँ फिल कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट थी 2। अब 2 तो ऊपर ही दिख जाता है ना भाई, 2 इसने यहाँ फिल कर दिया। फिर उसके बाद था 4, 5, जो कुछ भी था। तो प्रॉब्लम क्या थी कि बबलिंग में पहले टॉप पे गए, फिर बॉटम पे आए, फिर टॉप पे गए, फिर बॉटम पे आए, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कॉलम उसने मिस कर दिया, ये कॉलम उसने मिस कर दिया, एक ही कॉलम में 0 एंड 2 फिल कर दिया। और बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छे नंबर आ रहे थे उसके, 600 प्लस स्कोर कर रहा है नीट में, सिलेक्शन भी हो जाता, बट उसने ये बेवकूफ़ी कर दी। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब ओएमआर फिल, एक एक चीज़ को आप सीरियसली लिया करो। मजाक मजाक में लगता है कि नहीं ओएमआर ही तो है, ओएमआर ही तो है, बताओ होगी, पूरा साल खराब हो जाएगा इस चक्कर में। तो जो भी टेस्ट हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मजाक हंसी मजाक में आपको नहीं पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है। एक एक सेकेंड, एक एक टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 14 कह रहा है, अ स्कूटर इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1, द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज a1, एंड रिटार्डेटेड विद द कांस्टेंट रेट दैट इज a2 फॉर द टाइम t2, एंड कम्स टू रेस्ट, देन करेक्ट वैल्यू ऑफ द t1 बाई t2 इज। ठीक है, तो सेम वही ट्रिप यहाँ पे प्लान कर लेते हैं कि एक स्कूटर से आप जा रहे हो, स्कूटर से आप जा रहे हो, तो पहले आपने स्टार्ट किया ए पॉइंट से। तो अगर ए पॉइंट से अगर आप स्कूटर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो इसकी जो स्टार्टिंग स्पीड है वो कितनी है, 0। 0. फिर वही स्कूटर अब कहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, वीबी। वही स्कूटर लास्ट में सी पॉइंट पे पहुंच गया, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई, वीसी, है ना। ए बी सी इस तरीके का सेगमेंट हुआ। अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह टाइम दिया हुआ है कि ए से बी तक टाइम लगा t1, और बी से सी तक टाइम लगा t2, है ना। स्टोरी आपको पूरा बिल्ड करना है। कह रहा है कि मतलब जो वीसी है ना, वो भी 0 हो गया था लास्ट में, वो भी जाके रुक गया था। तो बताओ क्या वीबी मैक्सिमम स्पीड होगी कि नहीं, ऐसा दो, है ना। क्योंकि ए से बी तक आप एक्सेलरेट किए, बढ़ाया अपने आप को, और बी से कम करना शुरू किए, तो बी आपके स्पीड का पीक पॉइंट होगा कि नहीं। जो कार ए है, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन a1 है, और जो कार बी नेक्स्ट सेगमेंट पे आप जाते हो, तो रिटार्डेट कर रहे हो, तो प्लस a2 लिखो कि माइनस a2 लिखो, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, -a2, राइट। भाई आवाज आ रही है कि नहीं, कट रहा है। Sir, you are audible, sir. आ रहा है. हाँ, ओके, करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या मामला हो सकता है भाई, कैसे करोगे। वहां तो मैंने डिस्टेंस लेकर के, है ना, सारा काम वहां पे कर दिया। अब यहाँ पे कैसे इसको अप्रोच कर सकते हो। सर ए और बी में टी वन और टी टू की वैल्यू से लगे तो हम ए बी में से टी वन निकाल सकते हैं और बी सी में से टी टू निकाल सकते हैं. फिर से बोलो क्या कह रहे So by applying the equations of motions, we can find the value of T1 and T2 from AB and BC. हो। नहीं नहीं, चलो चलो ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो मैं वैसा करूंगा, यानी जैसा तुम बोलो वैसा मैं करूंगा, राइट। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं पहले ए बी पे कौन सा इक्वेशन लगाऊं। तो मैंने एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के पहले T1 की वैल्यू निकाली है. क्या एस दिया है क्या, ए से बी की जो वैल्यू दी है क्या। बट सर एंड में तो हमको रेशियो फाइंड करना है ना, फिर क्या पता कैंसिल आउट हो जाए. नहीं बेटा, अब तो मेरे पास 2 अननोन हो गए ना, एक तो वीबी नहीं पता है ना। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहला इक्वेशन लगाता हूँ, है ना। नाउ यू विल गेट वीबी, वीबी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, एंड वीए मीन्स हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एंड प्लस a1 मल्टीप्लाइड बाई t1। नाउ यू विल गेट द वीबी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू a1 t1, यस और नो। यस सर. नाउ सिमिलरली यू कैन अप्लाई सेम इक्वेशन फॉर द बीसी, राइट। तो अगर आप बीसी के लिए यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करोगे, तो अब बी हो जाएगा इनिशियल, सी हो जाएगा फाइनल, राइट। नाउ यू कैन राइट vc इज इक्वल्स टू vb
अब देखो यहाँ पे A2 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस। एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया T2, ठीक है। तो नाउ यू विल गेट व्हाट इज VC? VC Zero. is 0, right? T2 is equals to VB and minus A2 into T2, yes or no? So now you will have two equation, right? So one for the BC and second one for the AB. तो अगर इसकी B की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूं तो आपका काम बन जाएगा कि नहीं भाई, है ना? तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेट करके आपको क्या मिलेगा? फिर A2 T2 is equal to A1 T1. A1 T1 minus A2 T2 and this will be equal to 0. क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? What is T1 by T2? T1 by T2 is equals to क्या हो जाएगा भाई? T1 by T2 A2 by A1. A2 by A1. समझ गए कि नहीं? सेम Yes. क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन है। हर बार आपको डिस्टेंस से अप्रोच नहीं करना है। देखो यहाँ पे एस का जिक्र किया था तो मैंने किया। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अभी देखो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट या मेंस में आ सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वो एडवांस में आ सकता है। बट अप्रोच सही, जो जिस बच्चे का थॉट प्रोसेस अच्छा है ना, जो सोच सकता है, वही क्वेश्चन कर पाएगा एग्जाम में। और सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। गलत निकालो सही निकालो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। गलती कर करके सीखो, तभी पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या। सोचो क्वेश्चन में आप गलती ना करो, पहली बार में ही सही हो जाए तो आपका डेवलपमेंट होता ही नहीं है ना। तो हमने भी ऐसे ही सीखा है। जब मैंने अपनी तैयारी कर रहा था जेई के लिए, या फिर जब इंजीनियरिंग में गया, तो बड़े टफ टफ सब्जेक्ट होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, तो नहीं आते थे। तो उन्हें गलती करना शुरू किया, चलो गलती करो गलती करो, कितना गलती होगी, फिर गलती को सुधारते गए सुधारते गए। फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि अब सारे क्वेश्चन निकलने लग गए। और शुरू में बड़ी मुश्किल हो रही थी, एक एक क्वेश्चन दो दो दिन में सॉल्व हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसको हम सोम कहते हैं। सोम बहुत ही टफ सब्जेक्ट था, है ना। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता था। तो फिर मैंने उस पर एक दो महीने लगाए, पूरी बुक को खत्म कर दिया। बट इनिशियल लेवल पे तो नहीं आता था, बट गलती कर करके सीखा। बट लास्ट में फिर सारे क्वेश्चन बनने लग गए थे। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से बताना। देखिए बेटा, हमने एक ही स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। जब मैं ए बी के लिए अप्लाई किया तो नाउ इन दैट केस वी बी इज योर फाइनल वेलोसिटी एंड वी ए इज योर इनिशियल वेलोसिटी। A1 एंड T1 इसको यहाँ पे रखा, और वी ए की वैल्यू 0 थी तो आपको वी बी की वैल्यू पता चल गई। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया हिट किया कि जो बी है ना, वो BC के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो सेम फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मैंने BC के लिए भी अप्लाई किया। बट इन दैट केस जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी VC, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी VB, एंड प्लस एक्सेलरेशन माइनस में है तो इसको मैंने रखा A2, और टाइम कितना लग गया T2, करेक्ट। तो और फाइनली स्कूटर आके रुक गया था, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। और VB की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा था, दैट इज A1 T1। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया A1 T1 माइनस यहाँ पे क्या हो गया A2 T2, और ये हो गया 0। फिर यहीं से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके ये फाइनल आंसर पता चला। तो देखिए दो क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सिमिलर क्वेश्चन है। अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, वो सोचने के ऊपर आपके डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजिशन रेस्ट अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए जिस क्वेश्चन के मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या वहां पे बार बार कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नाम यूज हो रहा है कि नहीं? देखो कॉमन है कि नहीं, राइट। देखो अब मैं प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन पे भी कहीं ना कहीं लिखा होगा रेट, यहाँ नहीं लिखा है, रेट नहीं लिखा है, बट वैल्यू दी हुई है। अगर मैंने बोला कि इफ एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है वो कांस्टेंट है, राइट। बट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से फ्रेम करेगा तो मेंशन करेगा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे लगाई जा सकती है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते। तो आप क्वेश्चन हमेशा खोजें क्या उधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल स्मॉल टॉय स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब मान लो कोई एक टॉय, मैं कार ही मान ले रहा हूँ, कार अपना जर्नी स्टार्ट किया, बट उसकी स्टार्टिंग जर्नी क्या थी 0, बट उसका एक्सेलरेशन कैसा था कांस्टेंट, ठीक है। ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी। बाद में क्या हुआ, इफ इट ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ द 10 मीटर इन t सेकेंड देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टॉय इन नेक्स्ट t सेकेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये होता है स्टेप वाइज, मतलब जैसे होता है ना कि आपने पहले 1 घंटे में इतनी दौड़ लगाई तो अगले घंटे में कितनी दौड़ लगाई। तो इसका जो क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। मैं इसका एक सॉलिड जुगाड़ आपको सिखा देता हूँ, आपको कैसे अप्रोच करना है। तो ध्यान से समझिए भाई, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट ए, ये हो गया बीच वाला पॉइंट, ये हो गया सी वाला पॉइंट। क्वेश्चन फ्रेम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टाइम के रेफरेंस में, एक होता है डिस्टेंस के रेफरेंस में। जैसे टाइम के रेफरेंस में क्या होगा,
1 घंटे में इतना पढ़ा तो 2 घंटे में नेक्स्ट वाले घंटे में कितना पढ़ोगे, तो दैट इज अ टाइम डिफरेंस। टी टी सेम सेम मानना है। डिस्टेंस के डिफरेंस में क्या होगा कि 1 मीटर चलने में इतना टाइम लगा तो नेक्स्ट उतना ही मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तभी डिस्टेंस को सेम कर दिया, टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में बताइए क्या क्या सेम कर रहा है, डिस्टेंस को सेम कर रहा है, टाइम को सेम कर रहा है, टाइम। टाइम को सेम कर रहा है। तो अब मेरे को पता है कि ए से बी तक जाने में टाइम टी लगेगा और बी से सी तक को भी जाने में टाइम कितना लगेगा टी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब जो कार का सिनारियो है वो ऐसा है कि जब कार ए पॉइंट पे था तो उसका जो स्पीड है दैट इज वी ए, दैट इज 0, है ना। अब जब वी बी पे जाएगा तो इसके पास स्पीड कितनी हो जाएगी वी बी, और फिर जब वी सी पे जाएगा तो इसके पास स्पीड कितनी हो जाएगी वी सी, राइट। क्वेश्चन में एक और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि जब ये ए से बी तक जा रहा था ना तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया था, तो ए से बी के बीच में ये लगभग 10 मीटर की दूरी डिस्टेंस ऐसा ट्रेवल कर दिया, राइट। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द नेक्स्ट टी सेकेंड, मतलब इधर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे भी ए होगा, इधर भी ए होगा, तो इधर भी ए होगा, यस और नो। अब इक्वेशन आप जब आप लगाते हो ना दो जर्नी के बीच में लगा सकते हो, तो इसमें कितने कितने सेगमेंट बन सकते हैं। देखिए एक सेगमेंट बनता है ए बी, दूसरा सेगमेंट बनता है बी सी, और तीसरा सबसे ट्रिकी सेगमेंट है दैट इज ए सी। एसी मतलब वन गो में स्टडी करना है। एक होता है इनको आप एनालाइज कर दो, दूसरा होता है इनको आप एनालाइज कर दो, और तीसरा है वन गो में पूरा एनालाइज कर दो। तो मैं बीसी को क्यों नहीं एनालाइज करना चाहता, बीसी हमारे लिए क्यों जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपको वीबी नहीं पता है ना, वीबी नहीं पता है और वीसी नहीं पता है, तो बी से सी तक आप कैसे चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पहले मैं ए से बी को है ना इनिशिएट करूंगा। ए से बी तक इनिशिएट करने का क्या मोटो है, तो मेरे को कम से कम ये तो पता चल जाए भाई, है ना, कितना एक्सेलरेशन कितना है, मतलब टाइम तो टी दिया हुआ है, मतलब कुछ कुछ वेरिएबल्स हमको पता चल जाएंगे, ठीक है। और जो वेरिएबल हमको पता करते हैं तो बड़ा स्मार्टली चीजों को प्लेस करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। तो आप ध्यान समझना, अगर मैं ए बी के बीच में इक्वेशन लगाऊंगा तो इक्वेशन कैसे फ्रेम होगा, तो ए बी के लिए आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज ए बी। तो अब देखिए कौन सा इक्वेशन लगा सकता हूँ, देखिए डिस्टेंस की बात हो रही है, टाइम दिया रहा है, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों है? So let's say equals to u plus half t square. सेकेंड इक्वेशन से। वेरी गुड, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए से बी तक जाऊंगा तो क्या उसका यू जीरो हो जाएगा कि नहीं, यस। Yes, अगर sir. मैं बी से सी जाऊंगा तो अब क्या उसका यू जीरो होगा क्या, नो। No, sir. बट अगर मैं ए से सी जाऊंगा तो भी उसका यू जीरो हो जाएगा कि नहीं, यस। तो इसका बेनिफिट मैं उठाता हूँ, मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, एक ए से बी के लिए, दूसरा ए से सी के लिए। तो ए से बी के लिए जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई बताइए, 10, यू कितना हो जाएगा 0, टाइम कितना हो गया टी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है दैट इज हाफ टी स्क्वायर, यस और नो। अगर आप अब ए से सी के लिए आप लगाते हो, ए से सी का डिस्टेंस पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो कितना है भाई, चलो जो बीसी है उसको आपने एक्स मान लिया, तो बताइए ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया, बताओ भाई। 10 plus x. 10 plus x, and in case of the AC the initial speed will be definitely 0, but A से C का टाइम t होगा कि twice of t होगा बताइए, ट्वाइस ऑफ टी। 2t twice of t, है ना। एक्सेलरेशन सेम है कि डिफरेंट है, सेम। सेम। अब इधर t स्क्वायर होगा कि 2t का स्क्वायर होगा, हो गया, यही खेल खत्म। एक्सेलरेशन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अब वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट होगा भाई, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, यहां से आपको आंसर पता चल जाएगा। क्या मिलेगा आंसर, आप देखते हैं, देखो 10 डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू द, ऊपर 80 स्क्वायर है, नीचे आएगा 4 हाफ 80 स्क्वायर, ऊपर हाफ 80 स्क्वायर, नीचे आएगा 4 हाफ 80 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा भाई, 1/4, कितना मिलेगा 1/4। अब इसको पूरा अगेन आप सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मीटर, एक्स कितना हो जाएगा 30 मीटर। समझ रहे हो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो पहले सेकंड में इतना गया तो अगले सेकंड में कितना जाएगा। अब एडवांस वाला क्वेश्चन आपसे टफ पूछ सकता है, पूछेगा कि मान लो पहले सेकंड में इतना गया तो पांचवें सेकंड में कितना जाएगा। अब क्वेश्चन हो गया nth सेकंड वाला, क्वेश्चन क्या हो गया, nth सेकंड वाला, वो उस वाले इक्वेशन में आपको उसको समझाऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है।
तभी हमने जो भी क्वेश्चन इधर हमने फ्रेम किया, जो भी क्वेश्चन पुट किया, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बड़ी स्मार्टली इधर लगाया गया। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना भाई, कि अगर आपसे पूछता है कि पहले सेकंड में इतना बना तो अगले सेकंड में कितना होएगा, तो पहले आपको ए से बी निकालना है, फिर बी से सी निकालने मत बैठ जाना ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। इसको तुम्हें देखो सेगमेंट वाइज सेगमेंट सॉल्व किया था कि नहीं, बताओ क्यों किया था, कोई रीजन बता सकता है? इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, क्यों ना क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन इसको सेम ए नहीं से, है सर तीनों की। यस यहाँ पे एक्सेलरेशन एफ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन f/2। हमने इसका एडवांटेज उठाया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हर एक सेगमेंट में है ना, ए से बी, बी से सी, ओवरऑल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल ट्वाइस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, चाहे वो ए पे जाए, बी पे जाए, सी पे जाए, हर हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब इसका एक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक बच्चा बॉल फेंकता है, बॉल ऊपर से नीचे आता है। एक बच्चा टावर से बॉल फेंकता है, टावर से बॉल ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, मैं कहता हूँ वन गो में सॉल्व कर दो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। चाहे आप ऊपर जाइए, चाहे आप नीचे आइए, ए हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमेशा वन गो में उसको सॉल्व किया करो, ठीक है? इसको नोट करिए। फिर अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम आते हैं। हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन के छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको कराए, अभी थर्ड आप करिए। थर्ड पे आते हैं, इसको नोट कर देना एक बार कि प्रोसेस तो इजी है ना। सर हाँ जी। सर हम एक क्वेश्चन में एज अ होल तभी आंसर में ले सकते हैं ना अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हम इस क्वेश्चन में, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कंसीडर द एंटायर जर्नी, हमको पूरी ए टू सी करनी है किसी क्वेश्चन में, तो हम उसको तभी एज कंसीडर कर सकते हैं ना अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हाँ मतलब अगर ए से बी और बी से सी अलग अलग सेगमेंटल एनालिसिस करना चाहते हो कर सकते हो, बट ए से सी आप तभी ले सकते हो जब थ्रू आउट द जर्नी ये कांस्टेंट हो। जैसे ए से बी देखा, इसका एक्सेलरेशन ए है, बी से सी देखा, इसका एक्सेलरेशन 2 ए हो गया। अब बताओ ए से सी जा सकते हो कि नहीं जा सकते? नहीं जाना है, ठीक है? ओके। इसमें जितना क्वेश्चन अभी रह गया, जैसे इसमें 23 क्वेश्चंस हैं, तो मे बी आज के क्लास में, आपकी क्लास कितने बजे? 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, 5-10 मिनट में एक्स्ट्रा ले लूंगा। तो जो नहीं खत्म होता है तो उसको मैं आज रिकॉर्ड करके फुल लेक्चर जिसमें 23 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन बना के मैं आपको दे दूंगा। आज का काम है एक एक क्वेश्चन को वापस से देखना और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। डीपीपी भी आप इसका प्रिंट आउट कर लो। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्लीट वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर होगा। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उसके अंदर होंगे। वो मैं पूरा एक साथ बना करके आपको भेजूंगा, है ना? एक लेक्चर मिलेगा आपको कंप्लीट वेरिएबल एक्सेलरेशन का। हाँ जी। सर आज लास्ट क्लास है। आज बेटा, आज यस, आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे आपकी आज लास्ट क्लास है। उसके कल, मतलब 10 दिन छुट्टी है ना इसके बाद। हाँ उसके बाद 10 दिन की छुट्टियां हैं। तो ये छुट्टियां में 10 दिन मत घूमना भाई, क्योंकि तुम जेई के बच्चे हो, है ना बेटा? तो अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपका 7th 8th 9th क्लास चल रहा है कि नानी के घर चले गए घूम के आ रहे हैं। घूमने जाओ, घूमना जरूरी है, बट आप उतना ही घूमो जितनी रिक्वायरमेंट है। 4-5 दिन आप घूम के आ जाओ। और तामिश, तुम्हारा तो बैकलॉग भी काफी छूटा हुआ है। अपने टीचर के साथ कांटेक्ट में आकर के उनसे कॉल करके नोट्स वगैरह मंगा करके जितना भी बैकलॉग है उसको आप पूरा करिए, समझ रहे हो? ठीक है? ठीक है सर। हाँ, जिन बच्चों का बैकलॉग छूटा हुआ है उनको प्रियोरिटी बेसिस पे वो सारी चीजें कंप्लीट करनी है, नोट्स बनाने हैं। जो भी डीपीपी मैंने दिया हुआ है, ये 11th डीपीपी है, राइट? तो हर एक डीपीपी में लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। मतलब 150+ क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन टिप पे होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ताकि जब समर वेकेशन के बाद में हो तो अच्छी आप प्रिपरेशन के साथ में आए, ठीक है? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और पहला क्वेश्चन आता है बुलेट वाले क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, आईआईटी जेई में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नारायणा के मॉड्यूल में है, तो दोनों सिमिलर है। नारायणा का मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन जेई के साथ श्रिंक करता है, और जानबूझ करके मैंने डीपीपी में डाला ताकि एक टाइप का क्वेश्चन करोगे तो आपको दो क्वेश्चन चाहिए होते हैं, एक मैं करा दूंगा, एक आप खुद कर लोगे। तो कोई भी करा दूं, चाहे मैं नारायणा का करा दूं, आप जेई का कर दो, या मैं जेई का करा दूं, आप नारायणा कर दो, एक ही बात है। तो मैं जेई वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। अब देखो, हर एक क्वेश्चन का एक प्रोसीजर होता है। अभी हमने सेगमेंटल क्वेश्चन किया, उसका एक प्रोसेस है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक प्रोसेस है। और बुलेट वाले क्वेश्चन का भी एक प्रोसेस होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, लूज 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हाइल पियर्सिंग अ वुडन प्लैंक। ठीक है? एक ऐसा प्लैंक है, वुडन प्लैंक है, और ये बुलेट आई यहाँ पे हिट किया। हिट करके जब ये एग्जिट करेगा तो बुलेट की ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी आपके बॉडी में चली जाएगी और सारे ऑर्गन्स को खत्म कर देगा। कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो लॉस हो गई 1/20। मतलब मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, लॉस होने के बाद कितनी वेलोसिटी बचेगी बताइए? तो 1 - 1/20 करोगे तो कितना आएगा?
19u डिवाइड बाय द 20, यस और नो? ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, राइट? कह रहा है नंबर ऑफ सच प्लैंक रिक्वायर्ड टू द स्टॉप द बुलेट। तो अगर मान लो इसकी पूरी थिकनेस कितनी है टी, और हमने बहुत सारा प्लैंक यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके, है ना? तो ऐसे कितने प्लैंक्स लगा दूं सेम थिकनेस का, सबकी थिकनेस सेम है, सेम थिकनेस का मैं कितना प्लैंक लगा दूं ताकि जब ये इन करे और जब एग्जिट करे तो पियर्सिंग के जस्ट बाद जैसे ये निकले यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 0। और जब ये इन कर रहा हो तो सेम स्पीड, उसकी स्पीड कितनी रहे, u। समझ गए बात? तो ऐसे टी थिकनेस के बहुत सारे हमने वुडन प्लैंक यहाँ पे लगा दिए, और पियर्स करने के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन 17 में भी पूछा गया है। अप्रोच क्या है भाई? अप्रोच अगेन वही है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? पहले केस में अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे भाई? देखो, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, सॉरी, थर्ड इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट? तो इसको मैं पुट करूंगा थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ऐसे रखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्योंकि ए नहीं पता है ना। और जब इधर ये इन करेगा तो जो वुडन रेजिस्टेंस है इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा कि रिटार्डेशन आएगा बेटा, बताओ? क्या? रिटार्डेशन। Retardation. दैट रिटार्डेशन मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, फिक्स होना चाहिए। जितना पहले वुडन ब्लॉक में हो तो हर एक वुडन ब्लॉक में सेम टाइप का रिटार्डेशन हो, तभी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा लिखना चाहिए इसको। इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, देखो मेंशन किया है ना, assume that the bullet is facing the constant resistance during the motion of the block, yes or no? तो क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए, मेंशन नहीं किया तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर देना। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा? 19u डिवाइड बाय द, इसके लिए आ जाएगा 19u डिवाइड बाय द 20 का स्क्वायर माइनस, है ना, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। और जो रिटार्डेशन है प्लस ए आएगा कि माइनस ए आएगा? माइनस ए। Minus. और बुलेट की थिकनेस कितनी होगी, टी। मैंने पहले इक्वेशन लिख दी, अब दूसरी इक्वेशन भी लिख देते हैं ताकि, है ना, पैरेलल हमारा काम भी बन जाए। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी? दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, देखिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए, कितना रहेगा, वही रहेगा, बट कितने वुडन प्लैंक यहाँ पे लगाए गए, n वुडन, NT. nt हो गया। अब आप इनको कर दें डिवाइड, है ना, इनको कर दो डिवाइड। अब डिवाइड करो तो देखो बहुत सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं। अब मैं रफ में सॉल्व कर देता हूँ। 19 का स्क्वायर बताइए भाई कितना होता है? सर 361। कितना आ गया? 361। 361 डिवाइड बाय द 400, है ना, और -1 कर दिया। अब इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? सर माइनस माइनस 39। माइनस 39 by 400. 39/400, है ना। तो ऊपर की वैल्यू आ गई माइनस, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 39 डिवाइड बाय द 400, एंड दिस विल बी इक्वल टू द 1/n, यस और नो? तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 400 डिवाइड बाय द 39। अब आंसर कौन सा टिक करना है? अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा अप्रोक्स। अप्रोक्स जो 39 है ना, इसको आप मान लीजिए 40, तो आपका आंसर एग्जैक्टली 10 आएगा कि नहीं? बट 39 है तो आपका आंसर अब 10 आएगा कि 10 से ज्यादा आएगा? 10 से ज्यादा आएगा, है ना, डेट इज 11। जब आप सॉल्व करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो जब पॉइंट समथिंग होता है ना, उसको कंप्लीटली एक प्लैंक हम कंसीडर करते हैं, तो आपको जो फाइनल आंसर हो जाएगा फिर हो जाएगा 11, है ना। 11 प्लैंक्स ऐसे लगाएंगे तो जब बुलेट निकलेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे आप बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हो ना, तो आपने बुलेट किया, बाहर आया तो उसकी स्पीड यहाँ पे आई, तो आप उसमें लेयरिंग करते हो, भाई इतने मैंने लगा देंगे तो अब बुलेट निकलेगा तो ये 0 से ही निकलेगा। तो ये चीजें वहां पे काम में आती है। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन कैसे करना है? तो इसमें थर्ड इक्वेशन लगानी है, यू को इधर आपको इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है, ताकि ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, टी से कैंसिल आउट हो जाए, और डायरेक्ट इसको आप एक्सक्यूज solve- मी सर, हाँ बेटा। डिवाइड क्यों किया है यहाँ पे हमने? डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जब बुलेट पहले केस में अगर आप जा रहे हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट कितना है वो आपको नहीं पता, है कि नहीं? जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो, अपने मन से आप इंफॉर्मेशन मान लेते हो, तो हमारे आंसर में वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में बताइए, क्या यू दिया है क्या? नहीं, यू तो अपने से माना हुआ है ना। क्या इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या? नहीं, वो भी मैंने अपने से माना है ए। इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे सॉरी माइनस है क्योंकि रिटार्डेट करेगा,
जब टकराएगा तब। तो ऐसे केस में जब कोई भी चीज कम दी हुई हो और आप अपने मन से मानते हो तो उसका एक ही तरीका होता है, डिवाइड करके कैंसिल आउट करना, है ना। डिवीजन एंड कैंसिल आउट रूल आपको आना चाहिए जब बहुत सारे वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए होते हैं। इज इट क्लियर? तो डिवाइड ही हमारे पास सोल्यूशन था, ताकि इनका जो थिकनेस है वो भी कैंसिल आउट हो जाए, एक्सेलरेशन भी कैंसिल आउट हो जाए, यू भी सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एन और एन ही चाहिए, वो एन मिल गया आपको। यही तो सीखना है बेटा आपको, है ना। सर अगर एन टी की वैल्यू हम ऊपर रखें वो नीचे रखें सेम ही आंसर आएगा? क्या कैसे रखना है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। हाँ कोई बात नहीं, इसको ऊपर रख दो, उसको नीचे ला दो, तो ये जो ऊपर नीचे हो जाएगा कोई तो फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, है ना। ओके। हाँ अब ऊपर एन ऊपर चला गया तो अब इधर ये पूरा नीचे आ जाएगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब 39 डिवाइड बाई द 400। अब ये 400 ऊपर जाएगा तो है ना 400/39 सेम चीज आएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप 1/2 करो या 2/1 करो, सेम आंसर आएगा, राइट। तो 16 मैंने करा दिया, 17 आपका होमवर्क है, कर सकते हो कि नहीं? करके मेरे को फोटो खींच के भेज देना अगर हो जाए, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। सर हाँ जी। सर इस 16 क्वेश्चन में हमने फाइनल वेलोसिटी एज 19 u अपॉन 20 ली, हाँ जी। बट सर इन द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हमको कितने प्लैंक चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए, तो स्टॉप करने के लिए तो मतलब एंड में तो वो स्टॉप ही होगी प्लैंक के साथ, तो हम फाइनल वेलोसिटी या जीरो नहीं ले सकते? नहीं नहीं, जब इसने बोला कि ये 19 u/20 तब होगा जब वो सिंगल वुडन प्लैंक था, है ना, सिंगल। जब हमने बहुत सारे लगाएंगे तब जीरो होगा ना, ऐसा नहीं कि पहली बार हिट किया एंड इतनी स्पीड से निकलेगा तो स्टॉप कहाँ हुआ फर्स्ट केस में। इसने बोला कि इसके पास जो स्पीड है वो लॉस हो गई 1/20, तो 19/20 अभी भी बची है ना, लॉस कहाँ हुई है, तो हमने दूसरा लगाया, फिर लॉस हुआ, फिर तीसरा लगाया, फिर लॉस हुआ, चौथा लगाया, फिर लॉस हुआ, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके। तो मीन वो 19 u/20 तो तब है ना अगर वो वेलोसिटी पहले प्लैंक मेड करती है। हाँ तो अगर पहले से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 19 u/20, फिर अगेन निकलेगा तो 19/u20 का, फिर अगेन 19 u/20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और धीरे 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 करके वो जीरो हो जाएगा। सर हमेशा हम वही वेलोसिटी लेंगे जो पहले प्लैंक मेड कर रही होगी? फिर से पूछो। सर जैसे कि हम हमेशा वही वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी लेंगे जो पहले प्लैंक मेड कर रही होगी? देखो ये जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया है, ये फर्स्ट केस के लिए, ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए बनाया गया? सेकंड केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए? फर्स्ट केस के लिए, इसके लिए, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी तो हम उसी का लेंगे ना। अब जो सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा ये फर्स्ट केस के लिए नहीं है, ये किसके लिए? सेकंड केस के लिए, इसके लिए। तो जब v एकदम जीरो हो जाए। हाँ जीरो हो जाए, तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी मैंने जीरो लिया, और जो थिकनेस है पूरी, अब टी लूंगा कि एन टी लूंगा? एन टी लूंगा, nt। ठीक है। 18 क्वेश्चन आपके जेई में पूछा गया। जेई में देखो बेटा फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आता है ना, तो उसी टाइप का फिल इन द ब्लैंक है। ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो और जाके अचानक से ब्रेक मारते हो तो कुछ दूरी पे आके रुकता है कि नहीं, है ना। तो बाइक वाइक वगैरह चलाए होगे, साइकिल चलाए होगे, साइकिल चलाए फुल स्पीड में एंड फिर तुमने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है। तो हर एक कार की अलग अलग ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है, ब्रेक लगाने पे कितनी दूरी पे रुक जाना चाहिए। तो जैसे मेरे टाइम पे जब मैं था तो मैं एक वो ऐसे ही इंडिया उसमें सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के अंदर में ऑफ ट्रैक कार बनानी होती है, ठीक है। तो ऑफ ट्रैक कार के अंदर क्या होता है कि उसकी स्पीड अगर 40 km/h है और आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, हर एक व्हील पे एक साथ ब्रेक लगानी होती है, तो उसको कम से कम 10 मीटर के अंदर अंदर रुक जाना चाहिए, तब ब्रेक टेस्ट आपका जो ब्रेक टेस्ट है वो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो उसी के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसने बोला अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई अ ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ द 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू द रेस्ट। मीन्स जैसे मान लो ये ऐसा ट्रेन है, राइट, और यहाँ पे स्टेशन है, और स्टेशन पे आते वक्त ये रुक जाना चाहिए। तो मान लीजिए ट्रेन यहाँ से चलना शुरू किया, तो ट्रेन के पास अभी अपनी खुद की स्पीड है, डेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूरी पे है भाई? 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे ब्रेक लगाएगा तब जाके ट्रेन स्टेशन पे रुक सकता है कि नहीं। तो ये इसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी होगी फाइनल वेलोसिटी। बट एक दूसरा आदमी है, वो ट्रेन चला रहा था बट उसने गड़बड़ कर दी। उसने क्या गड़बड़ किया, जहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन से देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द ब्रेक वर अप्लाइड एट द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब वो कहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अभी स्पीड इसकी वही है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, इनिशियल स्पीड यू है। तो अब बताइए क्या डिस्टेंस कितना बचा अभी इसके पास, 250 डिस्टेंस बता कि नहीं, 250 मीटर।
क्या अब यहाँ पे रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा? नो। तो कुछ ना कुछ स्पीड से ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करेगा कि नहीं? ठीक है, बट शर्त ये होनी चाहिए जैसा ब्रेक आपने यहाँ पे अप्लाई किया वैसा ही ब्रेक आप यहाँ पे भी अप्लाई करो। ऐसा नहीं यहाँ पे कम अप्लाई किया, यहाँ एकदम है ना हाई ब्रेक लगा दिया। मतलब अगर इसमें रिटार्डेशन समझ में आ रहा है ना, ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन ही होगा। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन -a का होगा, तो इसका भी रिटार्डेशन कितना होना चाहिए? -a होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? तो अगेन आप बताओ, यहाँ पे रिटार्डेशन को मैंने खुद कंसीडर किया तो इसमें भी डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। लगेगा सर। अब एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है। कौन सा लगेगा? 1 2 3 कौन सा लगेगा? B square minus U square is equal to 1. थर्ड। और थर्ड में दो तरीका होता है, एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, की मैं u स्क्वायर के भी इधर ला दूं क्योंकि a कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। बताइए, मॉडिफाई करके लगा दो। सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाँ, तो अगर मैं इधर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 0 स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रेक लगाया तो -a हो गया, डिस्टेंस कितना था? 500, है ना? अब बेटा इसी को आप दूसरे में अप्लाई कर दो। अगर मैं इसको दूसरे में अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? फाइनल निकालना है, v इनिशियल स्क्वायर कितना दे रखा है? 20 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू -a इंटू, अब 50 आएगा कि 250 आएगा? 250। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना? तो देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो ए कैंसिल आउट हो गया, हमने कंसीडर ही नहीं किया था। नाउ यू विल गेट 400 डिवाइड बाई v स्क्वायर माइनस 400 विल बी इक्वल टू 400 एंड डिवाइड बाय द v स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 2, है ना? अब सॉल्व करेंगे तब सही आएगा। नाउ यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 एंड ये कितना हो जाएगा? माइनस -200, 200 सर 200 आ जाएगा। दैट इज अंडर 200। बट ये आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की 200 वैल्यू जाएगी 200, 200. है ना? x हो जाएगा 200। समझ रहे हो? तो जो क्वेश्चन इसके ऊपर वाला आपने किया है ना, ब्रेक वाला जो क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है। इसके पहले वाले में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था? वुडन प्लैंक एंड जो ब्रेकिंग सिस्टम है दोनों में सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, राइट? अब देखो उसी के जैसा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, जिसमें भी ब्रेक अप्लाई हो रही है, राइट? कि बोलेगा कि 40 की स्पीड से गए तो इतने मीटर में रुक गए, इतने स्पीड से जाएंगे तो कितनी दूरी में रुकेंगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा आप दिमाग लगाना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। चलो अब देखो ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, nth सेकंड वाला, और ग्रेविटी में इनके बहुत यूज होगा। तो थोड़ा सा बेस में अभी को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भाई ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनको आप कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे? आप मेरे को पहले बताओ, SN का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फार्मूला क्या होता है? SN माइनस SN U माइनस 1 प्लस, हाँ वो तो बेसिक में डिराइव्ड क्या होता है? U प्लस a/2 2n प्लस 1 2n -1 की +1 -1 सर प्लस 1 माइनस -1, है ना? तो पहले झटके में आप देखोगे u और यहाँ देखा 2, दोनों को कंपेयर करके 2 टिक कर दिया, बट 2 ऑप्शन में नहीं है, तुमको लगा ये गलत है। तो पहले इसको अच्छे से सॉल्व करो, है ना? देखिए n का जो कॉफिशिएंट है डेट इज 0.4, बट यहाँ पे n का कॉफिशिएंट कहीं है ही नहीं, तो पहले n का कॉफिशिएंट तो आप बनाओ अच्छे से। जब n का कॉफिशिएंट आप बनाओगे तो बचेगा u प्लस, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? a इंटू एन और -a/2, ये और नो? फिर से आपने सॉल्व किया तो नाउ यू विल गेट u -a/2, इस ब्रैकेट को बंद किया, एन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एन। अब आप कंपेयर करो, देखो एन के बगल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.4, यहाँ पे एन के बगल में क्या लिखा हुआ है? ए। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया? 0.4. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जो प्लस के साथ लिखा है वो कितना है? 2। अब मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 के बराबर हो जाएगी। मतलब u माइनस ए कितना है? 0.4 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 2, देन u विल बी इक्वल टू 2.2 0.2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन। First option. ये क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर ऐसे आप सोचोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, 21। सर यहाँ u फाइनल वेलोसिटी है। नहीं, u इज इनिशियल वेलोसिटी, है ना? u इज ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी, है ना? सर यहाँ तो सर फाइनल वेलोसिटी के लिए पूछा है ना सर। क्या पूछा? फाइनल वेलोसिटी? Yes, sir. फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्स, अरे मैंने गलत लिख दिया, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन भी तो लिखा है, तो ये हटा दो, है ना? ये डिलीट कर देना। फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, है ना? फाइनल इसको लिख दो इनिशियल, और ये हट जाएगा। अब सही। क्वेश्चन नंबर 22 पे रखते हैं। 22 कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव विद द एक्सेलरेशन a1
and car B start from rest and move with the acceleration a2. If the displacement of A in the 5th second is same as the displacement of B, है ना, मतलब उसमें सेम है, देन द रेशियो ऑफ द A1 एंड A2 का रेशियो आपको निकालना है। तो कह रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इन द 5th सेकेंड, मतलब अगर मैं A की बात कर रहा हूँ और जो कि 5th सेकेंड में है, उसका डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज B इन द सेम इंटरवल। मतलब सेम, सर बी का थर्ड सेकंड होगा ना सर, हाँ, B का सिर्फ थर्ड कैसे? क्योंकि सर 2 सेकंड्स लेटर स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ, तो A का जो सेम इंटरवल आएगा, 2 सेकेंड बीत गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा SB का थर्ड सेकेंड हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अब इसमें डेटा हम पुट करते हैं। देखो, जो ए है वो भी 0 से शुरू हुआ, तो u+a/2 2n-1, तो u यहाँ पे हो जाएगा 0, राइट, एंड प्लस, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a1/2, और इसके हिसाब से जो nth सेकेंड होगा वो होगा 5, है ना। तो 5 × 2 10, 10 - 1 कितना हो गया 9, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं b की बात करता हूँ तो b भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड उसका एक्सेलरेशन होगा a2/2, और इसका जो थर्ड सेकेंड है, थर्ड यहाँ पे पुट करेंगे, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 7। फिर अगर आप यहाँ 7 आएगा ना, सर 5 सॉरी, हाँ 5। तो अभी यहाँ पे अगर मैं a1/a2 को हम इधर कैलकुलेट करूंगा, तो a1/a2 इज द 5/9, है ना, 5/9 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा आगे स्टार्ट हो रहा है, कौन सा पीछे से स्टार्ट हो रहा है, राइट। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर है 23, इसको आप देख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। 23 क्या कह रहा है कि बॉडी ट्रेवल 20 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। वही क्वेश्चन आ गया, याद है, बताया था कि नहीं? फर्स्ट 2 सेकेंड में इतना, नेक्स्ट 2 सेकेंड में इतना, तो मैंने पूछा था कि 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये वही क्वेश्चन है। तो अब इसकी बात कर देते हैं। उससे मैंने आपको 3 पॉइंट बनाने को बोला था, A, B और C। क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब यहाँ पे 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और यहाँ पे 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जो नेक्स्ट 4 सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई? 220 220। सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन सेम एक अलग अलग है, तो इसने बोला कि विद रिटार्डिंग वेलोसिटी, देखो, अगर मान लो पहले सेकंड में पहले 2 सेकंड में 200 गया, अगले 4 सेकंड में तो और भी जाना चाहिए था ना, बट कम ही जा पाया। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्डेट कर रहा है? रिटार्डेट कर रहा है। तो ये पता कैसे चलेंगे कितना रिटार्डेट करेगा? ये क्वेश्चन ही बताएगा मुझे। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी, अब क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है इनिशियल वेलोसिटी 0 है? नहीं, तो आप इसको यू मानोगे। और इनिशियल एक्सेलरेशन कहीं दिया है क्या? नहीं, इसको ये मान लिया। तो आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी। आप कैसे इक्वेशन लगाओगे बताओ? थ्रू आउट द जर्नी सेम एक्सेलरेशन है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, तो आप ए से बी के लिए इक्वेशन लिखोगे और फिर ए से सी के लिए आप इक्वेशन लिखोगे, राइट। तो पहले ए से बी के लिए आप इक्वेशन लिखिए। ए से बी के लिए इक्वेशन कितना हो जाएगा? यू कितना है? यू नहीं पता है ना, बट डिस्टेंस पर। तो देखिए, सारे आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, है ना, हमारा आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 200 दैट इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर U। अब बताइए टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड, प्लस 1/2, जो रिटार्डेशन है उसको हमने A माना है, साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वो देख लिया जाएगा, प्लस आता है कि माइनस आता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 200 इज इक्वल्स टू 2U, और ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए। अगेन सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल्स टू इजिकल टू यू प्लस ए। पहली इक्वेशन आ गई। अभी डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि कैंसिल आउट ही नहीं होगा, 0 से शुरू ही नहीं हो रहा है। उसमें 0 से शुरू हुआ था तो कैंसिल आउट हो गया था। तो अगर अब आप ए से सी के लिए आप इक्वेशन लगाते हो, नाउ यू विल गेट 200 प्लस 220 मिलकर के कितना हो गया? 420, and this will be equal to u. Now time will be equal to 6 and plus 1/2, एक्सेलरेशन को वही रखते हैं a, and 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 420, that will be equal to the 6u, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस कितना हो 18a। जाएगा? 18a। और ये क्या वापस से 6 से सॉल्व हो सकता है क्या? यस, है ना। ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड 1 एंड 2 को सॉल्व करके a एंड u निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल देते हैं भाई, सॉल्व करिए भाई। नाउ 70 इज सर इक्वल, -15 सर। है ना, ए कितना आ रहा है? -15, गुड। ए इज -15 मीटर पर यस। सेकेंड स्क्वायर, तो ए को -15 रखेंगे तो यू कितना हो जाएगा? 115 मीटर पर सेकेंड।
AU पता चल गया। अब किसी भी सेकंड में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, 7 सेकंड, 7 सेकंड में निकालना है। अब फार्मूला क्या लगेगा, S7th that will be equal to the U कितना है 115 प्लस A कितना हो जाएगा -15/2 इन ब्रैकेट 2n-1, तो 2 इंटू 7-1 है ना। तो अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 115 माइनस ये हो जाएगा 15/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 14-1 13 कितना 13। अब ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 15 इंटू 13/2 सर 35/2 आ रहा है सर। 17.5। अच्छा क्वेश्चन में मतलब डिस्टेंस अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा ऐसा 17.5 सेंटीमीटर। आवाज आ रही है ना भाई? यस सर। ओके। अगर वेलोसिटी पूछा तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 है ना, वेलोसिटी पूछा है। व्हाट इज u इज 115 और a की जगह क्या हो जाएगा 15 और टाइम कितना हो जाएगा भाई 7। तो कितनी आ गई वैल्यू 15 इंटू 7 माइनस सर 10 आ गया सर। दैट इज 10 है ना। तो v कितना हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। कुछ भी पूछो हम तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि u एंड a पता चल गया ना। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशल क्वेश्चन बोला था कि नहीं nth सेकेंड में कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ तो बड़ा आसान है क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बट जिस क्वेश्चन में अगर आप जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो आपको दो इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो अभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर IIT जेईई में जितने टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया, उतने ही टाइप के क्वेश्चन नारायणा के वर्कबुक में वो भी मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर आपको ऑनलाइन वीडियो में आपको भेजूंगा जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन होंगे, कोई फार्मूला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं कल तक आपको DPP भेज दूंगा, DPP के साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं भेज दूंगा, तो उसको आप देख लेना। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें 2-3 सेगमेंट में मैं 1 2 3 करके वीडियो बना करके भेजूंगा क्योंकि गुरशरण मैम ने आपको ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। तो मैं उसका एक वीडियो बना के भेजूंगा, एक ग्राफ। तो एक हो जाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, 3 हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 4 हो गए, 5वां लेक्चर आएगा ग्राफ। ये पूरा आपको वीडियो एंड क्वेश्चन वगैरह अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। फिर जब आप 19 को वापस आओगे तो 2-3 दिन इनके डाउट्स आपको देंगे कि कौन से टॉपिक में कहाँ फंस रहे हो, क्या एक्सप्लेन करना है, वो मैं देख लूंगा। एंड उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सेकंड चैप्टर का वेक्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सीधे हम मोशन इन 2 डायमेंशन से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कोर्स हमारा ऑन ट्रैक पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बीच में कोई भी आपको कहीं भी डाउट होता है एनी टाइम आप कॉल करिए, मैसेज करिए। पढ़ाई करते रहना है, छुट्टियों को पॉजिटिव वे में आपको यूटिलाइज करना है, ऐसा नहीं कि कॉपी किताब छोड़ के घूमने निकल गए। 2 साल आपको अच्छे से मेहनत कर देना है। मैंने आपको IIT का दिखाया कि कितने नंबर पे आपका IIT में सिलेक्शन होता है। जो बच्चे अभी पूरा समर वेकेशन में मक्कारी करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, रिग्रेट करेंगे, है ना। यही टाइम होता है कि अपने आप को अप करना, थोड़ा फिजिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और जो बच्चे फिजिक्स ही अच्छा कर देंगे, केमिस्ट्री में तो अच्छा स्कोर होता ही है, जेईई में अच्छी रैंक कोई सोच ही नहीं सकता, बहुत अच्छी रैंक आती है। मैथ्स बहुत टफ आता है, मैथ्स के क्वेश्चन निकालना IIT में समझ में नहीं आता है। फिजिक्स में कुछ ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स अगर आपको अच्छे से आती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, याद रखना IIT में वही क्वेश्चन आप कर पाओगे जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। नया क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादातर चांस से गलत होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे तो सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।